चलिए जी, एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर हैं आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल परफेक्ट है दोनों चीजें। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब म्यूट कर लीजिए आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेटा हमारा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है जी। इससे पहले मैंने आपको फिलहाल मार्केट पढ़ाया था। मार्केट पढ़ाना ये बहुत जरूरी होता है कि रेवेन्यू को समझने के लिए। बेटा एक मिनट रुकना सर, गेट बंद कर देना, साउंड इफेक्ट आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, आपकी ना ये 4 यूनिट्स हैं एक साथ: प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, द लास्ट वन इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट। समझाया जाएगा धीरे धीरे करके। प्रोडक्शन मैंने आपको करवाया था 1 to 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के, आप 100% कंडक्ट कर दोगे अगर आपने लाइव सेशन को ढंग से अटेंड करा हुआ है और मेरी पीडीएफ को फॉलो करा है, तो उसी में से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये पक्का है। देन उसके बाद मैंने अभी आपको कॉस्ट नहीं करवाया हुआ है, लेकिन करवाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आज हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू। ठीक है जी, आज हम रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है समझेंगे, लेकिन रेवेन्यू से पहले मैंने आपको मार्केट क्यों पढ़ाया इस बात को पंच करना है। देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है जब हम कोई सामान बेचते हैं और सामने वाले से कुछ पैसे रिसीव करते हैं, उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक, जिस बच्चे ने प्रोडक्शन की क्लास अटेंड करी थी उसको मैंने ये बताया था कि यार जैसे मेरे हाथ में भी पेन है और आप लोगों के हाथ में भी एग्जामिनेशन में पेन होगा, तो हमने पेन का ही एग्जाम्पल फॉलो करा था कि हम पेन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इट्स अ प्रोडक्शन। अब मैं पेन को किसी बाजार में ले जाकर बेचता हूं और सामने वाले से पैसे लूंगा, तो किसी भी प्रोडक्ट को बेचकर जो एक फर्म को या आपको कुछ भी पैसा रिसीव होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। किसी भी फर्म को कोई भी फर्म जो पैसा रिसीव करती है अपने प्रोडक्ट को बेचकर, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। थोड़ी देर तक ये बहुत इजी टॉपिक रहेगा, उसके बाद शुरू होंगे आपके क्वेश्चंस आना। तो फिलहाल रेवेन्यू की एक लाइन की डेफिनेशन कुछ ऐसे कंडक्ट हो सकती है: revenue refers to the money receipts हो रही हैं by a firm। कैसे रिसीव होगा? for sell his output, अपने माल को बेचकर। ठीक है जी, सिंपल सी एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। रेवेन्यू इज इक्वल टू, कॉस्ट का मतलब होता है बनाने का, ये अभी आपको पढ़ाया जाएगा, ये यूनिट अभी रोका हुआ है। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। और इस लेवल तक 15 दिन पहले तक आपको एग्जाम से इनके वर्डों के मीनिंग वैसे भी पहले से पता होते हैं। ये पेन जो है मैंने सेल करा और सामने वाले से एक 10 रुपए आए हैं, 10 रुपए का पेन बेचा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पूरा मेरा प्रॉफिट नहीं है। सिंपल भाषा में ये मेरा पूरा प्रॉफिट नहीं है। इस पेन को बनाने में मेरे 7 रुपीज की कॉस्ट आई थी, प्लास्टिक लेबर सब लगाने में मेरे को 10 रुपए में से 7 रुपए मेरी कॉस्ट थी। तो मैंने ये पेन बेच के आपसे सिर्फ कितने रुपए की अर्निंग करी है? 3 रुपए की। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देन उसके बाद कुछ एलिमेंट्स जनरेट होंगे। एक होगा टोटल रेवेन्यू कॉल्ड टीआर, समझ लेंगे अभी धीरे धीरे करके। देन एक वर्ड होगा मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत बार पढ़ाया गया यार, ना चाहते हुए भी आप नहीं भूल सकते इसको, बहुत ही बार पढ़ाया गया है कि मार्जिनल शब्द का मतलब होता है एडिशनल एक्स्ट्रा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मार्जिनल शब्द का मतलब होता है एडिशनल एक्स्ट्रा। मीनिंग अभी समझ लेंगे। यही 3 एलिमेंट चल रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर भी, कॉस्ट के अंदर भी चलेंगे। तो ये टोटल, मार्जिनल और आपका ये एवरेज रेवेन्यू, एआर। अभी समझेंगे क्वेश्चंस वगैरह सब। देखो भाई, टोटल रेवेन्यू क्या होता है आराम से समझना। टोटल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आज ऐसे 10 पेन बेचे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आज ऐसे 10 पेन बेचे हैं और 5 रुपए का एक पेन था, तो टोटल में मेरे पास कितने रुपए इकट्ठे हो गए? सर 50 रुपए। हर कोई बता देता है टोटल मैंने ऐसे 10 पेन बेचे हैं और 5 रुपए का एक पेन था, तो टोटल कितने रुपए इकट्ठे हुए मेरे पास? 50 रुपए। तो मैंने ये ऐसे कैलकुलेट नहीं करा। टीआर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, क्वांटिटी 10, प्राइस 5, 50 आ गया। दुनिया का हर इंसान, पढ़ा लिखा हो या कुछ भी हो, वो हर टाइम अपने बिजनेस को करते हुए अपने टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं।
बेसिकली आप सारे यंग जनरेशन के लोग हैं, तो मैं मान सकता हूं कि 90% का तो फेवरेट होगा कि भाई मोमोज बहुत जबरदस्त लगते हैं, समथिंग लाइक। तो जो सेलर है वो Yes, मान sir. लीजिए आज 200 प्लेट बेच के गया है, 10 रुपए की एक प्लेट थी, तो टोटल रात तक उस पर कितने रुपए इकट्ठे हो गए, 2000 रुपए। कैसे निकाला? P इंटू क्यू। तो टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू की डेफिनेशन कुछ ऐसे कंडक्ट होगी, टोटल रेवेन्यू इज द टोटल मनी रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स को ही रेवेन्यू बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल मनी रिसिप्ट्स, टोटल मनी रिसिप्ट्स बाय अ फर्म फॉर सेल हिज गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। पहले फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, इससे अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, जो भी एग्जामिनेशन वगैरह में छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोज मैं 10 पेन बेचता था, आज मैंने एक एक्स्ट्रा बेचा या कुछ एक्स्ट्रा सेल आउट किया, तो एक्स्ट्रा सेल आउट करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा पैसे रिसीव होंगे, उस एक्स्ट्रा वाली को क्या बोला जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू की पहले डेफिनेशन समझते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल revenue of the firm for sell an additional unit of output। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने के बाद जो पैसा आया उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। सुनते जाइएगा, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, सिखाऊंगा अभी, ठीक है। MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। MR इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। बहुत बारीकी से सुनिएगा, एप्लीकेशन भी बताई जाएगी कि इसको यूज कैसे किया जाता है। TR पे बैठना है और ऊपर वाले आइटम से माइनस करना है। TR पे बैठते हैं और एक ऊपर वाले आइटम से माइनस करते हैं तो MR बन जाता है। अभी सिखाया भी जाएगा, पर इतना तो सीख के रखिए फिलहाल। और OR करके इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा TR, मैथ्स पढ़ते हो सारे, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा का मतलब चेंज, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। देख लेंगे अभी, समझ लेंगे क्या होता है डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा मतलब चेंज। ये MR का इतना, ये दो फॉर्मूले रहेंगे, बारीकी से आप इसको ध्यान में रखिएगा, यूज करेंगे अभी, ठीक है। एवरेज के लिए यहां पर ना जगह नहीं है, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, MR को ढंग से नोटिस कर लीजिए। देन मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि, तो हम AR सीखेंगे फिलहाल। TR P इंटू क्यू, MR इज TRN माइनस TRN माइनस 1 एंड डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। एवरेज की बात करते हैं, बहुत बारीकी से समझिएगा, क्वेश्चन यही सबसे है, बहुत छोटा यूनिट है, एवरेज रेवेन्यू। भाई देखो, बहुत अच्छे से सुन लीजिए, जब मैं आपको कॉस्ट स्टार्ट करवाऊंगा नेक्स्ट में, बहुत मजेदार लगेगा आपको, जब एवरेज की फॉर्मूले आपको अपने आप आते होंगे। एवरेज बनाने की एक ट्रिक होती है, AR इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लीजिए, अब एवरेज बनाने की ट्रिक है इकोनॉमिक्स में, A हटाओ, सामने T लगाओ और डिवाइडेड बाय Q कर दो। कितनी सिंपल ट्रिक है। अब ऐसे ही कॉस्ट में 9 फॉर्मूले हैं एवरेज के, तो आप सिंपल ट्रिक पे रहिए कि A हटा के T लगा दूंगा एवरेज के केस में और नीचे डिवाइड कर दूंगा Q से, तो अपना एवरेज का फॉर्मूला ड्रॉ हो जाएगा। अब एवरेज होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल में समझिएगा। मेरे इंस्टीट्यूट में मान लीजिए इस महीने टोटल रेवेन्यू आया है 1 लाख रुपए। सारी क्लासेस से जो कलेक्शन हुई है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट को रेवेन्यू बोलते हैं, वो 1 लाख रुपए है। मेरे इंस्टीट्यूट में नंबर ऑफ आउटपुट यानी कि टोटल स्टूडेंट आए थे 100, ठीक है, तो मतलब पर बच्चा मेरे को क्या रिसीव हुआ है, 1000। लाइन ध्यान से सुनिए, पर बच्चा, पर यूनिट, यही क्वेश्चन पूछे में है कि पर यूनिट रेवेन्यू इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। पर यूनिट की बात हो रही है, तो ये निकल गया, एक बच्चे से, पर बच्चे से 1000 रुपए मिले हैं, तो एवरेज रेवेन्यू इज दी पर यूनिट, इस वर्ड पे फोकस रखिएगा, पर यूनिट रेवेन्यू रिसिप्ट्स बाय अ फर्म फॉर सेल हिज आउटपुट। अब आगे की लाइन सुन लीजिएगा, इट इज ऑल्सो, अभी समझाऊंगा इसको, नोन एज प्राइस। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा AR को ही क्या बोलते हैं, प्राइस बोलते हैं।
ए आर इज इक्वल टू पी। सर कैसे, ये तो रट्टा फट्टा हो गया कि आपने बता दिया, हमने मान लिया। लॉजिक पे आते हैं। ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। तो ए आर इज इक्वल टू, बेटा टी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखिए, टी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, पी इंटू क्यू। तो ऊपर टी आर की जगह पी इंटू क्यू लिखा, अपॉन में क्यू है, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो ए आर इज ऑल्सो नोन एज पी। ये ऐसे मैंने साबित कर दिया। ठीक, अभी तक फिलहाल ये फॉर्मूले ही रहेंगे, एमआर के फॉर्मूले आपके दिमाग में हैं। ठीक है, देन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने पे फोकस करवाऊंगा जो एमसीक्यू वगैरह है। अब 1 मिनट के लिए आप पहले मेरे को बताइए, देन उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। चलिए बताइए फटाफट से, अभी रहेगा बोर्ड पे क्योंकि स्टार्टिंग है। बताइए रेवेन्यू का मीनिंग क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होती है आउटपुट से। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब कोई माल बेच के जो हमें पैसा रिसीव होता है, बेसिकली उसी को क्या बोलते हैं हम? उसी को रेवेन्यू बोला जाता है। ठीक है जी? 3 कैटेगरीज पढ़ाई गई हैं, टोटल रेवेन्यू, उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू। और मार्जिनल शब्द का मतलब क्या होता है? वन एडिशनल। वन एडिशनल। इट्स फॉर्मूला एम आर इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने? सही को हो रही है आपके आवाज। आवाज ब्रेक हो रही है भाई, मेरा नेट स्लो है शायद। 1 मिनट। चलिए अब बताइए, अब आ रही है सही? यस सर। चलिए, एम आर इज इक्वल टू फॉर्मूला, यस सर, फिर से। एम आर इज इक्वल टू फॉर्मूला टी आर एन माइनस टी आर माइनस 1, और फिर ओ आर करके मैंने क्या लिखा था? एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। और फिर एवरेज की बात हुई है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज अ पर यूनिट पे वोल्ट रहेगा, पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ अ फर्म। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, इट्स ऑल्सो नोन एज प्राइस। ठीक है जी। अब आप आइए ध्यान से देखिएगा आगे के क्वेश्चन क्या है। एक बार शॉर्टली मैं साइड में बता दूं आपको कि ये 3 चीजें सीखी हैं फिलहाल हमने। P इंटू क्यू, एम आर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस 1, ओ आर करके एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, एंड ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू, एंड ओ आर करके इट्स ऑल्सो नोन एज प्राइस। बहुत बेसिक है, गलत के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे इस केस के अंदर। ठीक है जी। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डायरेक्टली अगर एमसीक्यू मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। ध्यान से सुनिएगा। व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीज फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 15 यूनिट्स, एज अ रिजल्ट, ध्यान से सुनिएगा, एज अ रिजल्ट टोटल रिसिप्ट्स इंक्रीज फ्रॉम 2000 टू 5000 रुपीज। फाइंड एमआर। आप एक चीज को आराम से दिमाग में फिडअप कर लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चंस पे ना हमेशा गांठ बांध लीजिए, सीधे सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाता है। हमेशा ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन में अगर एमआर निकालने को दे रहा है तो आप ये नीचे वाले फॉर्मूले को प्लॉट करिए, डेल्टा वाला, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू वाला। तो सीधे 1 मिनट में आपका आंसर सॉर्ट आउट हो जाएगा कि भैया ये फॉर्मूला लगाना है मुझे एमआर निकालने के लिए। इस केस में यस, किसी ने रिप्लाई दिया है 600, पर एक बार मैं भी कैलकुलेट कर लूं कितना है। डेल्टा टीआर मतलब, डेल्टा मतलब चेंज, टीआर में कितना चेंज है 2000 से 5000, तो बेटा कितने का चेंज हुआ 3000 रुपए का चेंज। 2 से 5 हुआ तो 3000 का चेंज आया। अपॉन चेंजिंग क्यू, क्यू में कितने का चेंज है आउटपुट में 10 से हुआ 15, तो 5 का चेंज है। सीधे सीधे डिवाइड करा, किसी का रिप्लाई आया था 6000, सॉरी 600, तो 600 रुपीज आ गया आपका एमआर।
बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के एमआर के लिए। अब इसी फॉर्मूले को सारे को एप्लीकेबल करके कुछ भी करके यार वो क्वेश्चन बना सकता है, पर कितने भी तू घुमा ले क्वेश्चन घूमेंगे इन 3 ही फॉर्मूले के बेसिस पे, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब आते हैं, हमें फॉर्मूले पता है, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पे। कल की क्लास में वापस डीलिंग्स होंगी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पर फर्म जो होती है प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री जो होती है प्राइस मेकर होती है। यहां पे हमने कोका कोला का पहले एग्जांपल समझा था इमेजिनेशन, देन हमने एग्रीकल्चरल गुड्स के बारे में डीलिंग्स करी थी। ठीक है, बहुत बारीकी से देखिएगा, क्वेश्चंस मिलेंगे यहां से आपको। बंदा बोल रहा है कि भाई तू सुन, ड्रॉ कर TR, MR एंड AR कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब यार प्लीज कोई भी ये मत बोल देना सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है। ठीक है जी, और म्यूट कर लीजिए भाई जिन्होंने खोल रखा है अपना, प्लीज आप सिर्फ मेरे को सुन लीजिए। TR, MR एंड AR कर्व क्या होता है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। एक सिमिलर प्राइस पे पूरी होल द मार्केट प्रोडक्ट बिकता है, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। ठीक, ध्यान से सुनना, मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूं ताकि आप सीखने पे फोकस करें, रट्टे पे नहीं। आउटपुट, मैं अपना माल बेच रहा हूं। आउटपुट कौन से बाजार में बेच रहा हूं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। प्राइस होगा कुछ, प्राइस को ही AR बोलेंगे। ठीक है, फिर हमें TR निकालना होगा इस कर्व में। TR इज P इंटू Q। अब मत बोल दीजिएगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा कर लेकर आया हूं यहां तक। देन MR इट्स TRN। अब ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल करना आ जाएगा आप लोगों को, N-1। ठीक है, कर्व वगैरह बात की बातें हैं। कुछ आउटपुट रखा मैंने, ये लॉन्ग सिखा रहा हूं क्योंकि सीखने पे फोकस करना है, बाद में आपको शॉर्टकट बता दूंगा कि MCQ कैसे कंडक्ट होते हैं। आउटपुट हो गया। प्राइस जो है इस बाजार के अंदर कांस्टेंट रहेगी क्योंकि सेम प्राइस पे माल बिकता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस जो है रिमेनिंग कांस्टेंट बिकॉज फर्म इज प्राइस टेकर। अगर हम कोका कोला की बात करें तो 1 बोतल 10 रुपए की, 2 बोतल 10 रुपए की, 3 बोतल ले लो तो भी 10 के हिसाब से, क्योंकि इंडस्ट्री ने रेट बनाकर भेजा है, फर्म प्राइस टेकर है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस रिमेनिंग रहेगी कांस्टेंट। ये इसका पंच है मेन। अब इसका प्राइस कांस्टेंट रखना है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, 3 बार बोल दिया है। TR इज इक्वल टू P इंटू Q, तो करिए जी P इंटू Q। 10, 20, 30, P इंटू Q, P इंटू Q, देन 40, 50, देन 60, 70 एंड 80। अब हम निकालेंगे MR। बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना, MR का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है TRN, मतलब उस पे बैठ, माइनस कर, N-1 मतलब एक ऊपर वाले आइटम से उसको माइनस कर दे बेटा। 10 पे बैठा, उससे ऊपर कुछ नहीं है तो 10 - 0 10। यहां का MR चाहिए तो यहां पर TR 20 है, उससे एक ऊपर वाला 10 है तो माइनस हो गया 10। यहां का MR चाहिए तो यहां पर TR 30 है, उससे एक ऊपर वाला माइनस होगा 20 तो 10। 40 - 30 समझ चुके होगे अब तक, तो मैं फास्ट ट्रैक पे कर देता हूं कि ऊपर वाले एलिमेंट से माइनस हो रहा है, 10 आ गया। ठीक है जी, पूरी टेबल में सिर्फ एक रोल प्ले हो रहा है कि प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट बिकॉज मार्केट इज परफेक्ट कंपटीशन। अब इसको उठाकर मैं एक कर्व में रख दूंगा, तो मेरा ना जो ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ है ध्यान से पढ़ लो, TR कर्व बन जाएगा। देखो TR यहां रखूंगा, यहां आउटपुट रखूंगा। आउटपुट की जो संख्या है वो मैक्सिमम 8 तक गई है आउटपुट की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और TR की मैक्सिमम संख्या 80 तक है। 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 और 80। ध्यान से देख लीजिएगा बोर्ड को। 1 पे 10 है TR, 2 पे 20 है, देखते चलिए बोर्ड को। 3 पे 30 है, 4 पर 40, 5 50, 6 60, 7 पे 70 एंड 80। चलिए जी, ये एक हमारा बन गया सुंदर सा
टीआर कर्व। बेटा जी कौन सी मार्केट चल रही है? सर परफेक्ट चल रहा है अभी तो फिलहाल, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा भी क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखवाऊंगा मैं। 2 मिनट अपने बचाने की कोशिश नहीं करूंगा कि 2 मिनट के चक्कर में आपके 2 क्वेश्चन सही ना हो। सुनिएगा ध्यान से, बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, सुनते रहिएगा, भी लिखा भी जाएगा क्योंकि पहले से आप तैयार रहें कि अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स टोटल रेवेन्यू कर्व, टोटल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन है, आपको दिख रहा है क्लियर कट, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, तो मार्केट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, under which market of firms total revenue, under which market of firms total revenue increases at a constant rate, increases at a constant, constantly का मतलब एक सेम अमाउंट से बढ़ रहा है। तो आप ध्यान से टीआर का शेड्यूल देखिए, ध्यान से देखिए टीआर का शेड्यूल को। 10 से बढ़ रहा है, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 10 10 10 10 एक कांस्टेंट अमाउंट से बढ़ रहा है। इट इज अ मार्केट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। 2 एमसीक्यू है। अब हम ड्रॉ करते हैं एमआर के कर्व को और एआर के कर्व को। ध्यान दीजिएगा, आउटपुट नंबर हमारे वही वापस 8 तक रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोर्ड देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अवेयरनेस के साथ देखिएगा। आउटपुट 1 एआर 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10। यार एआर तो पूरा क्या है बेटा, कांस्टेंट है। P इज इक्वल टू एआर। ठीक है जी, ये हमने प्लॉटिंग करी। बेटा अब एमआर भी प्लॉट करते हैं। एमआर भी 10 10 है, 1 पे 10, 2 पे 10, सेम लाइन रहेगी, तो इज इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं, स्ट्रेट लाइन बन गया। कौन सा बाजार चल रहा है बेटा जी? सर जी अभी तो परफेक्ट कंपटीशन ही चल रहा है फिलहाल, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है जी, अब मेरा क्वेश्चन सुनिए। यहां पर जो एमसीक्यू है वो ये होंगे, अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स, अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स marginal revenue always equal to the average revenue, marginal revenue always equal to the average revenue, तो it is a market of perfect competition market। सीधी सी बात हो गई, 3 एमसीक्यू हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व, ध्यान से सुन लेना, अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो एआर है ना, एमसीक्यू है भैया, ध्यान से सुन लीजिएगा। एआर को क्या भी बोलते हैं? डिमांड कर्व। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व, तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा एआर। तो अब है अगला क्वेश्चन, अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व, मतलब एआर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिख रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इट इज अ मार्केट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इट इज अ मार्केट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब मैं आपकी मदद के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन अवॉइड हो जाए, लिखा हुआ आपको ज्यादा याद रहेगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स टीआर इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट ऑब्लिक कर्व अपवर्ड होता है। 1 मिनट बता रहा हूं, किसी ने पूछा डिमांड कर्व कैसे होता है? अपवर्ड स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन अपवर्ड। तो मार्केट है अपनी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है जी। किसी ने पूछा है कि सर एआर को डिमांड कर्व क्यों बोलते हैं? यार अगर आपने स्टडी नोट 2 पढ़ा हो, डिमांड कर्व क्या होता है कि प्राइस के रिस्पेक्ट में एलिमेंट को दिखाता है, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, लाइक, तो एआर ही तो प्राइस है, तो इसलिए तो डिमांड बोला जाएगा उसको। डिमांड कर्व बेटा क्या होता है, अगर आपने स्टडी नंबर 2 पढ़ा है, डिमांड कर्व जो है क्वांटिटी और, ध्यान से सुनिएगा, क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन है। तो यहां पर भी आप ध्यान से देखिए, एआर प्राइस है और नीचे आउटपुट है क्वांटिटी है, तो दोनों का रिलेशन है। एआर क्या रिलेशन है? क्वांटिटी और प्राइस, तो इसीलिए उसको बोला जाता है डिमांड कर्व। ठीक, चलिए जी एक बार आइए पहले क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि लिखने के लिए स्पेस नहीं है इसमें अभी। बताइए अभी हमने कौन सी मार्केट की कर्व में डील करी है? परफेक्ट कंपटीशन का जो पंच है वो ये है कि प्राइस कांस्टेंट रहता है या चेंजेबल होता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी। मेरा पहला क्वेश्चन आप पहले ध्यान से सुनिएगा, देन कॉमन आंसर दीजिएगा। सुनिएगा पहले,
अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स टोटल रेवेन्यू कर्व स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग और टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट. Perfect competition. Under which market of firms average revenue and marginal revenue equals to the each other? परफेक्ट कंपटीशन. दो हो गए. क्वेश्चन नंबर 3. Which curve is also known as demand curve? AR. Under which market of firms demand curve parallel to x-axis or horizontal line? Perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन. भाई आगे सुन लीजिएगा, इससे बाहर पॉसिबल ही नहीं है कि कर्व के बाहर कोई क्वेश्चन हो. ये चारों क्वेश्चन मेरी फाइल्स वगैरह में भी हैं जो आप देखते हो. ये अभी मैंने एक लिख दिया था, लेकिन 3 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि स्पेस नहीं है और टाइम भी लिमिटेड है. तो अब हम चलते हैं इम्परफेक्ट. अच्छा, याद होगा आपको, मार्केट क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, परफेक्ट और इम्परफेक्ट. तो परफेक्ट पढ़ लिया, अब इम्परफेक्ट के कर्व पढ़ेंगे. तो चलिए म्यूट हो जाइए और अगला टॉपिक देखते हैं. अब क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा. ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को मैंने खाली बस एडिट कर दिया है, यहां पर लिखा दिया मैंने इम्परफेक्ट. ठीक है जी. अब हम इम्परफेक्ट के बारे में बात करेंगे और यहां पर अब आपको ज्यादा बारीकी पे ध्यान देना होगा. तो जब हमने ना कल मतलब लास्ट वाले सेशन में जब चार्ट बनाया था, तो इम्परफेक्ट की जब बात होती है तो बेटा 3 लोगों की बात होती है. ठीक है सर, मोनोपोली, सर मोनोपोलिस्टिक, और सर तीसरा ओलिगोपोली. इसमें बहुत सारा पढ़ाया था, कॉल्यूसिव, नॉन कॉल्यूसिव, प्योर, इम्प्योर, और तुम्हारा क्या कहते हैं डियोपोली, समथिंग, बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, वो बात की बात है. यानी कि जब हम इम्परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ग्राफ में 3 लोगों को मेंशन करेंगे, लेकिन मैं ना यहां पर अभी ओलिगोपोली को हटा दूंगा. ओलिगोपोली को इसलिए हटा दूंगा क्योंकि ओलिगोपोली का अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ओलिगोपोली हमने जो पढ़ा है पहले ही पढ़ लिया है कि ओलिगोपोली में जो कर्व होता है वो किंक्ड होता है. यार ये डिस्कस करा है हमने थ्योरम में, किंक्ड डिमांड कर्व. तो भाई ओलिगोपोली की बात तो यहीं खत्म हो गई, किसी से सीधे उसमें किंक्ड होता है. तो जब भी इम्परफेक्ट की बात होगी तो सिर्फ 2 लोगों की बात होगी, और वो 2 लोग कौन है? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. राइट, ये 2 लोगों की बात होगी फिलहाल. लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं कि तीसरे को मैं क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि तीसरे का किंक्ड होता है और वो हमें पहले से ही पता है. अब हम इस मार्केट के अंदर जब हम डाटा बनाएंगे, आउटपुट, प्राइस को AR बोलते हैं, 3 से 4 बार बता दिया है. TR इज P इंटू Q. MR इज TRN माइनस 1. कुछ आउटपुट लेट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा. परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट था, अब कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट इज इम्परफेक्ट. ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे लॉजिक क्लियर कर दूंगा जो जो आपके डाउट होते हैं इसमें कि ऐसा ही क्यों हुआ. लास्ट वन इज 3. कई बार बच्चा बोलता है कि सर आपने बोला कि प्राइस चेंज करना है तो आप 10 11 12 13 14 15 16 बढ़ा क्यों नहीं रहे, आप कम ही क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप कम ही क्यों कर रहे हो? तो बेटा मेरी बात सुन ध्यान से. किसी भी बाजार के अंदर, अब आपको मार्केट पूरा पढ़ाया हुआ है, किसी भी बाजार में आउटपुट नंबर तब बढ़ते हैं, सेल्स वॉल्यूम आउटपुट तब बढ़ता है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के रेट को कम कर रही हो 10 9 8, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा सेल्स का. ठीक है, इसलिए बेटा मैंने ना कम नहीं बढ़ाया नहीं. आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, बहुत बारीकी से, नीचे से देखिए, नीचे से 3 4 5 6, नीचे से प्राइस बढ़ रहा है और आउटपुट कम हो रहा है 8 7 6 5, क्योंकि प्राइस बढ़ाओगे तो सेल्स कम होगा. और ऊपर से देख रहे हो तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस कम हो रही हैं और आउटपुट बढ़ रहा है. ठीक है जी, ये दोनों में फर्क है. क्या सीखा? परफेक्ट में प्राइस कांस्टेंट और इसमें इम्परफेक्ट में प्राइस कांस्टेंट नहीं है. TR बना लो जी, इंटू करके P इंटू Q लिखा हुआ है ऊपर. 10 18 हो जाएगा जी, 24 28 30 30 28 एंड लास्ट वन इज 24. TR निकल गया. MR निकालते हैं P इंटू Q करके, सॉरी MR निकालते हैं TRN माइनस 1. TR पे बैठ गया जी,
10 और उससे ऊपर कुछ नहीं है तो 10 आ जाएगा जी। यहाँ पे टीआर पे बैठ गया 18 और उससे ऊपर 10 है तो 8 आ जाएगा, माइनस हो गया क्योंकि माइनस है फॉर्मूले में। 24 18 6, 28 और उससे ऊपर 24 है तो 4, 30 और उससे ऊपर 28 है तो 2, यहाँ पर 30 है और उससे ऊपर भी 30 है तो 0, 28 माइनस 30 बेटा -2, 24 माइनस 28 बेटा जी -4। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है जी। अब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करने का काम शुरू करते हैं। टीआर जो है, टीआर की हार्ड फिगर जो है बेटा वो 30 तक गई है, ठीक है। टीआर की हार्ड फिगर 30 तक है, तो मैं पहले टीआर प्लॉट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। 2 का डिस्टेंस बना देता हूं। 2 4 6 8 10 12 14 16 स्पेस रहेगा कम, 18 20 22 24 26 28 30। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है, मेरे पास जगह बहुत कम है इसमें। आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। टीआर प्लॉट कर रहे हैं, बोर्ड को ध्यान से देख लीजिएगा। 1 पे 10 ले भाई तू, 1 पे 10, 2 पे 18 ले भाई, 2 पे 18, 3 पर 24, 4 28, 4 पे 28, 5 पे 30, 6 पे 30 और तुम्हारा 7 पे 28, शॉर्टली 7 पे 28, 8 पे 24। सारे पॉइंटों को सुंदरता के साथ आप इसको ऐसे मैच कर दीजिए। इट इज अ टीआर कर्व, ठीक है जी। ये बन गया आपका टीआर कर्व। बेटा कौन सा बाजार चल रहा है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में कितने लोग इन्वॉल्व हैं? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। ओलिगोपोली इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि वहां पे किंग होता है, ये कल की थ्योरम थी हमारी। अब हमें ध्यान से सुनिएगा, इसी के अंदर कर रहा हूं एमआर को भी प्लॉट और एआर मोहतरमा को भी प्लॉट, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा बहुत आराम आराम से। एआर को बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिएगा। 1 पे 10 है, ओके। 2 पे 9 एआर प्लॉट हो रहा है, 2 पे 9, 3 पर 8, 4 पर 7, 5 पे 6, 6 पे 5, 7 पे 4, 8 पर 3, ठीक है भाई। एआर प्लॉट हो गया जी। एआर को अपन प्राइस भी बोलते हैं और एआर को हम पढ़ा के लाया गया है जी यहां तक, डिमांड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है जी। अब बारी है एमआर को प्लॉट करने की। 1 पे 10, 2 पे 8, 3 पर 6, 4 पे 4, 5 पर 2, 6 पे 0, ठीक है भाई। 7 पे -2, ओके। 8 पे -4, चलो भाई ये ले। और ये प्लॉट हो गया जी हमारा एमआर भाई साहब। आपको जो पहला वाला बोर्ड था आज के सेशन का, उसमें और इसमें दिन और रात का फर्क नजर आ रहा होगा। वहां पे स्ट्रेट लाइन टीआर था और ऐसे स्ट्रेट जा रहा था P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, बिकॉज इट इज अ मार्केट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इट इज अ मार्केट ऑफ इम्परफेक्ट। तो यहां पर आपको बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या है, ध्यान से समझना, जो हमारे इसमें अभी ऑफलाइन के बच्चे जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा कि रिलेशनशिप वर्ड जब भी मैं लिख देता हूं कहीं पर, जितना सिखाया गया ऑफलाइन में भी, तो आपको कंडक्ट हो जाता है कि हमेशा 3 पॉइंट लिखने हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी रिलेशनशिप वर्ड आया, रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर, ध्यान से सुनिएगा, 3 पॉइंट ड्रॉ होंगे, ठीक है। आराम आराम से सुन लीजिएगा, बोर्ड को बहुत बारीकी से देखिएगा, समस्या नहीं होगी अगर आप ध्यान से सुनेंगे। यहां से लेके यहां तक
MR जो है वो कम हो रहा है, 10 8 6 4 2, डिक्लाइन, फॉल, कम। तो उस पीरियड में यहां से लेके यहां तक TR जो है वो इंक्रीज हो रहा है, 10 18 24 28 30 इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। अब ये रेट कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 10 से 18 हुआ, बेटा कितना ऐड हुआ सर 8। 18 से 24 हुआ, बेटा कितना ऐड हुआ 6। 24 से 28 हुआ, बेटा कितना ऐड हुआ 4। 28 से 30 हुआ, कितना ऐड हुआ 2। पहले 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2। जो गति है हिंदी में अगर बात करें, रेट का मतलब स्पीड, धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो पहली रिलेशन ये है, व्हेन MR falls then TR increase at decreasing rate। चल भाई पहली कहानी खत्म। देन उसके बाद सेकंड रिलेशन ध्यान से देखिएगा। MR इज 0, दिख रहा है, MR इज 0 देन TR इज मैक्सिमम। बेटा मैक्सिमम पॉइंट वो होता है जहां से वैल्यू गिरना शुरू होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। मैक्सिमम पॉइंट वो होता है जहां से वैल्यू गिरना शुरू होती है, ठीक है। कार की मैक्सिमम स्पीड 180, क्योंकि वहां से वैल्यू गिरना शुरू होती है। तो व्हेन MR इज 0 TR मैक्स का मतलब मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा। MR इज 0 इस 6 नंबर पर है, देखिए 6 नंबर पर है MR 0। तो मैं 6 से बनाऊंगा पहली ऐसे करके, और यहां मैं शो करूंगा कि देख भाई यहां MR 0 है, TR इस पॉइंट पे मैक्स है, क्योंकि इसके बाद देखिए आप MR जो है वो क्या होना शुरू हो गया, गिरना शुरू हो गया है, ठीक है। जिस पॉइंट से वैल्यू गिरना शुरू हुआ, इट इज अ मैक्सिमम पॉइंट। कार की स्पीड मैक्सिमम स्पीड 180, क्योंकि 180 के बाद वैल्यू गिरना शुरू हो जाती है। MR इज नेगेटिव, दिख रहा है -2 -4। MR इज नेगेटिव देन TR इज फॉलिंग, 28 24 सीधा TR गिरना शुरू। व्हेन MR इज नेगेटिव देन TR फॉल्स। ये 3 रिलेशनशिप से आपसे कहां से क्वेश्चन पूछेगा, टैकल करना आपका काम है। MR इज 0 देन TR इज मैक्सिमम, समथिंग लाइक दिस। कुछ क्वेश्चन जल्दी से सुनिएगा ग्राफ में, जो आपको ग्राफ से निकालने हैं, रट्टा नहीं मानना। ग्राफ से कैसे निकालने हैं ध्यान से सुनिए। कई बार बंदा बोलता है T और F के क्वेश्चन होते हैं, कई बार बंदा बोलता है व्हेन MR इज फॉलिंग देन AR इज ऑल्सो फॉलिंग, इज ट्रू और फॉल्स। तो आप बोर्ड को ध्यान से देखिए, यस MR इज फॉलिंग, AR इज ऑल्सो फॉलिंग, जा रहा है ना नीचे, यस ट्रू है। देन नेक्स्ट, अंडर द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, अंडर द इम्परफेक्ट, ग्राफ रीडिंग सिखा रहा हूं, अंडर द इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट MR इज ग्रेटर देन AR। देखिए ध्यान से देखिए, MR की बिल्डिंग नीचे है, AR की बिल्डिंग उससे क्या है, ऊपर है। तो नहीं भाई, MR ग्रेटर नहीं है, उसकी बिल्डिंग ऊंची है तो वो ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल है। तो इस टाइप की रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। अंडर विच मार्केट ऑफ फर्म्स डिमांड कब, AR को डिमांड कब बोलते हैं, आपको दिख रहा है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। और परफेक्ट में कैसी थी, स्ट्रेट लाइन थी। तो ये ग्राफ जो बना है इसको रीड भी आना चाहिए, इसी के अंदर से हैं सारे क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक। चलिए एक बार आ जाइए और फटाफट अब बताने की कोशिश कीजिए। फिलहाल बोर्ड पर है क्योंकि ग्राफिकल है, इसलिए बोर्ड पे ही रख रहा हूं मैं। चलिए बताइए फटाफट से भैया, इम्परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट के अंदर डिमांड का कैसा स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। व्हेन AR इज फॉलिंग देन व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ MR? MR इज ऑल्सो फॉलिंग। अच्छा, MR इज ग्रेटर देन AR और लेसर देन AR? लेसर देन, क्योंकि MR का ग्राफ नीचे है, AR का ग्राफ उससे क्या है, ऊपर है, ठीक है जी। आगे सुनिएगा, व्हेन MR इज 0 देन TR इज व्हाट, मैक्सिमम। चलिए आप ध्यान से सुनिएगा, बंदा बोल रहा है कि व्हेन TR इज मैक्सिमम देन AR इज 0, इट इज अ ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि जब TR मैक्सिमम है तो AR 0 नहीं है, AR तो फॉलिंग ही हो रहा है अपना। क्लियर है यहां तक का? चलिए नेक्स्ट वन इज व्हेन MR इज नेगेटिव देन TR इज व्हाट?
फॉलिंग फॉल। अब अगला सुनिए ध्यान से, व्हेन MR इज नेगेटिव देन AR इज व्हाट? फॉल यस, फॉलिंग। क्लियर है? तो ये ग्राफ था, इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल कर उसको बता सकते हैं। अच्छा, ये इम्पफ्ट के अंदर ने कितने लोगों को इन्वॉल्व करा है? 2 लोग को क्या नाम है उन लोगों का? कंपटीशन। हाँ, ओलिगोपोली को क्यों नहीं करा? क्योंकि उसका पहले से ही उसका पहले से ही हमें पता है कि उसका डिमांड कर्व कैसा होता है, किंग डिमांड कर्व होता है, राइट? आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो अगला टॉपिक है वो ये है कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का ये स्ट्रक्चर है जो बोर्ड पर है भाई, लेकिन इनके कर्व में थोड़ा सा फर्क होता है, उसको समझना है कि हल्का सा, दोनों का डाउनवर्ड होता है लेकिन हल्का सा फर्क होता है, जिसको देख के पता चलता है कि ये मोनोपोली है और ये मोनोपोलिस्टिक है। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से सुनिएगा, म्यूट हो जाइए। देखिएगा, मैं आपके सामने एक डायग्राम नंबर 1 बनाऊंगा और एक डायग्राम नंबर B बनाऊंगा और आपको गेस करने के लिए दूंगा कि कौन सी मार्केट क्या होती है। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। डायग्राम नंबर B, MR AR इट्स आउटपुट, हमें ये क्लियर हो चुका है। MR इज लाइक दिस, ठीक है। एक डायग्राम नंबर 1 है, एक डायग्राम नंबर B है, इट्स नोन एज प्राइस। ठीक है, चलिए जी, थोड़ा सा पता लगाते हैं आप लोगों को कितना आता है, कईयों ने पहले से पढ़ा हुआ भी है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ग्राफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है और कौन सा मोनोपोली का? बताइए। फर्स्ट वाला मोनोपोली, फर्स्ट वाला मोनोपोली बोला है किसी ने, और सेकंड वाला वन इज मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक। चलिए, जिसने भी फर्स्ट वाला मोनोपोली बोला है वो लॉजिक बताए इस बात का। हो सकता है मे बी तुक्का हो, लेकिन लॉजिक। इनइलास्टिक बिकॉज हाँ, चलिए, इनइलास्टिक है, राइट, बिल्कुल सही बताया है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है। अब आप म्यूट हो जाइए, एक बार मेरे को सुन लीजिए ताकि रिकॉल हो जाए। सही बताया, नो डाउट। ठीक है, देखिए जी, पहला वाला जो है वो मोनोपोली है। मोनोपोली का एग्जांपल हमारा इंडियन रेलवे, मोनोपोली का एग्जांपल हमारा भारतीय रेलवे, जहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। दोनों कर्वों के बीच में फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये जो दोनों कर्वों के बीच में आप चौड़ाई देख रहे हैं, इसमें फर्क है। पहले वाले में बहुत कम है, मतलब ज्यादा ग्राफ फ्लैक्चुलेट नहीं कर रहा। ज्यादा ग्राफ फ्लैक्चुलेट ना करने का मतलब, जैसा कि एक बच्चे ने बताया, इट्स इनइलास्टिक। अभी लॉजिक आएगा, सुनते रहिए खाली। इस वाले सेकंड ग्राफ के अंदर बहुत ज्यादा विड्थ कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लैक्चुलेट कर रहा है, ऐसे खुल रहा है, इट इज अ इलास्टिक। तो ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक। अभी भी लॉजिक रुका हुआ है, बताता हूं मैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है जी। मोनोपोली के अंदर इनइलास्टिक, यानी कि ज्यादा इसलिए नहीं खुल रहा ग्राफ क्योंकि मोनोपोली का एग्जांपल होता है रेलवे। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, आपके पास फ्लैक्चुलेट होने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, रेलवे का कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन ना होने की वजह से आप ज्यादा फ्लैक्चुलेट नहीं कर सकते, इसलिए ग्राफ ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रहा। तो ये हो गया हमारा इनइलास्टिक मोनोपोली, ठीक है जी। इसके अंदर जो है मोनोपोलिस्टिक के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था बहुत अच्छे, पहले साबुन का दिया था, क्लोजअप का दिया था, मतलब टूथपेस्ट का दिया था। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, तो आप फ्लैक्चुलेट कर सकते हो। इसलिए ग्राफ ज्यादा फ्लैक्चुलेट कर रहा है, यानी कि इलास्टिक बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है जी।
मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं हुई होगी, बहुत सिंपल सी चीज थी कि डायग्राम ए जो है वो कम खुल रहा है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मोनोपोली के अंदर जो है डिमांड कर्व कैसा होता है, तो आप तुरंत टिक करिए इनइलास्टिक होता है। रीजन, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, हम ज्यादा फ्लैक्चुलेट नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिक होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, हम फ्लैक्चुलेट कर सकते हैं, इसलिए ग्राफ में ज्यादा विड्थ होती है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है जी, अब आप ध्यान से सुनना, आपका ऑलमोस्ट क्या यार, पूरा ही रेवेन्यू सेक्शन खत्म है, और इतना जो मैंने अभी आपको करवाया है इसमें से आपको गारंटेड 2 से 3 क्वेश्चन कंडक्ट हो जाते हैं। और कल जो परफेक्ट कंपटीशन पड़ा है वहां भी 2, मतलब 2 दिन में हमने कुछ 5 क्वेश्चंस को कंडक्ट करा है। आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अच्छा खासा भी 15 मिनट है मेरे पास, हम स्टार्ट कर देंगे कॉस्ट को। ठीक है, प्रोडक्शन मैंने करवा दिया, मार्केट मैंने करवा दिया, रेवेन्यू मैंने करवा दिया, अब मैं आपको कॉस्ट के साथ डील करवाना शुरू करता हूं। ठीक, ज्यादा नहीं करवाऊंगा कॉस्ट में, थोड़ा सा ही करवाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, बहुत आराम से सुनना कि कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी सी एक एग्जांपल देता हूं, बेसिक एग्जांपल, ताकि आप लंबे टाइम तक, आने वाले 15 दिन तक मेरे एग्जांपलों को याद रख सकें और आसपास की चीजों को ऑब्जर्वेशन में ले सकें। दुनिया को ऐसा लगता है, ठीक है, जैसा कि अभी भी मजाक चल रहा था सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि सूरज सर के पास बहुत पैसा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं लोग। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सही तो बात है सर। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं होता, इनको कुछ नहीं करना, इनको जाना है 2-3 क्वेश्चंस करवाने हैं और पब्लिक से पैसा ले लेना है। ठीक है जी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बिजनेस को चलाने के लिए लोगों को लगता है कि इंस्टीट्यूशन बिजनेस इज द बिगेस्ट बिजनेस, कि सिर्फ पैसा आएगा ही आएगा, जाएगा नहीं। यार अच्छे खासे पैसे लगते भी है। ध्यान से सुनिए भाई, हमें इस बिजनेस को चलाने में कई सारी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, लैंड का, बिल्डिंग का, मशीनरी का, लेबर का, रॉ मटेरियल्स का, बहुत सारी चीजें लगानी भी पड़ती है जो दुनिया की नजरों में नहीं आ रहा होता। तो एक प्रोड्यूसर को जो पैसा लगाना पड़ता है किसी बिजनेस को चलाने के लिए, अगर हम पेन मैन्युफैक्चरिंग की ही बात करें तो हमें बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं पहले। यार मुझे भी अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे पहले इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो एक प्रोड्यूसर जो बिजनेस को चलाने के लिए पैसे लगाता है, स्पेंड करता है, प्रोड्यूसर वर्ड पे ध्यान रखना, इट्स कॉल्ड कॉस्ट। तो सीधी भाषा में पहले आज के सेशन की जो बात है वो ये है, कॉस्ट रेफर्स टू दी, ध्यान से सुनिएगा, रेफर्स टू दी मनी। क्या हो रहा है? स्पेंड। कौन कर रहा है? बाय अ प्रोड्यूसर ऑन दी, किस पे कर रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो खर्चा कर रहा है। लाइक कहां कहां खर्चे होते हैं, आप इंस्टीट्यूट को ही इमेजिनेशन में रख सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन, भैया लैंड पे अच्छा खासा खर्चा है, भैया बिल्डिंग पे है, भाई मशीनरी पे है, भाई रॉ मटेरियल पर है। गर्मियों में क्लासेस चलती हैं तो एसी के अच्छे खासे बिल आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ETC। तो यार ये जो मेरे पैसे स्पेंड हो रहे हैं, इट्स कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट इज द एफ ऑफ क्यू। ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट इज द एफ ऑफ क्यू का मतलब होता है कि कॉस्ट किसका फंक्शन होता है? कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए कि कॉस्ट किसकी रिस्पेक्ट में चेंज होता है? आउटपुट की। लॉकडाउन में हमारे यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस में 0 था, तो हमारा आउटपुट 0 था, तो हमारी कॉस्ट भी कम हो गई थी। लाइट नहीं चलती थी, बिजली नहीं, रॉ मटेरियल ये सब कम हो गया था। लॉकडाउन खुला, ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, तो भैया कॉस्ट भी क्या हो गई? बढ़ गई। तो सीधी सी बात यह है कि कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ आउटपुट के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी धंधे को चलाने के लिए आराम आराम से समझना, जैसा कि मैंने बोला था ना, मैं आज आपको फॉर्मूले सिखाकर रखूंगा। तो नेक्स्ट में हम इसके ग्राफ और ग्राफ से निकलने वाले क्वेश्चंस को टैकल करेंगे फटाफट से, और इस बीच के सेक्शन से आपके काफी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। किसी धंधे को चलाने के लिए हमें कुछ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगानी पड़ती है। ठीक है जी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है मेरी? एग्जाम्पल के तौर पर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। यार ये सारे खर्चे मेरे फिक्स्ड हैं,
क्योंकि बच्चे हो या ना हो, इट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर अवेलेबल हो या ना हो, लैंड बिल्डिंग मशीनरी का खर्चा तो हमें देना ही है। लॉकडाउन में भी हमने ये खर्चा तो बेयर कराई है, चाहे स्टूडेंट आया या नहीं आया, क्योंकि भाई ये फिक्स्ड है, ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, ये आउटपुट से रिलेट नहीं हो रहा है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक लाइन में हल्का सा रेफर्स टू दी मनी स्पेंड, शॉर्ट लिख रहा हूं, मनी स्पेंड ऑन फिक्स्ड फैक्टर। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं नीचे आपको ये बात समझा ही चुका हूं, ठीक है। अब आइए टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, नाम से पकड़ो, वेरिएबल कॉस्ट जो वेरी होता रहेगा, ठीक है। फॉर्मूले बनाकर छोड़ूंगा आज, फॉर्मूले सीख लेंगे, नेक्स्ट में ग्राफ सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। लॉकडाउन में हमारे यहां लेबर्स नहीं आती थी, टीचर्स नहीं आते थे, तो उनको पैसे भी नहीं देने थे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बच्चा नहीं आता तो चार्जेस भी कम हो गए थे, वेरी हो रहा है आउटपुट के साथ। बच्चे नहीं आ रहे तो हमें कुछ खास रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता नहीं थी। ये वो एक्सपेंडिचर है जो वेरी होते हैं विद द आउटपुट रिस्पेक्ट। एक लाइन में मैं लिख सकता हूं रेफर्स टू दी मनी स्पेंड ऑन वेरिएबल, शॉर्ट लिख रहा हूं बेटा, वेरिएबल फैक्टर, ठीक है जी। अब मान लीजिए मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट है महीने की 50,000 रुपए, लैंड बिल्डिंग का खर्चा है हमारा 50,000 रुपए, वेरिएबल खर्चा है टीचर्स वगैरह का, वेरिएबल खर्चा है 20,000। ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से फॉर्मूले में बनाना सिखा रहा हूं, रट्टा लगाना नहीं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 50,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये। अब आपने पूछा सर आपके इंस्टीट्यूट की टोटल कॉस्ट क्या है, तो मैं बोलूंगा, आप क्या बोलोगे सर 70,000, 50 प्लस 70 कैसे निकला? टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, पहला फॉर्मूला ड्रॉ हो गया, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। ओके, तो अगर हम टीसी की डेफिनेशन बोलने की कोशिश करें तो सीधी भाषा में क्या बनेगी? इट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात हो गई खत्म। पहले फॉर्मूले को आपको बारीकी से ध्यान में रखना है, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा जी, इसी से सीखेंगे आगे की कहानी को। कुछ फॉर्मूले ड्रॉज होंगे, नेक्स्ट में कर्व करेंगे ताकि अच्छे से कर्व से निकलने वाले क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाए। पहली कहानी क्या सीखी हमने भाई? देख, टोटल कॉस्ट निकालते हैं इंस्टीट्यूट की, ये दोनों को मर्ज करके, ये वाली हमेशा फिक्स्ड रहेगी, वो बात की बात है। एक आएगा एवरेज कॉस्ट, अब आएगा थोड़ी देर बाद पहले बोली गई बात का यूज, एसी। एक आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी। एक भाई साहब आएंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं अगर आप ट्रिक्स पे ध्यान दें, कि एवरेज बनाने की सिंपल ट्रिक होती है इकोनॉमिक्स में, ए हटा लो, टी लगा लो, डिवाइडेड बाय क्यू। फिर से ए हटा लो, टी लगा लो, डिवाइडेड बाय, एवरेज का फॉर्मूला तो पूरे सिलेबस में ऐसे याद कर लो, ए हटा लो, टी लगा लो, डिवाइडेड बाय क्यू। एवरेज का मतलब थोड़ी देर पहले भी पढ़ा रहा था, एवरेज का मतलब होता है पर यूनिट, पर यूनिट रेवेन्यू, ठीक। ओ सॉरी, वहां पे था पर यूनिट रेवेन्यू, यहां पर यूनिट कॉस्ट। चलिए देखिए, टोटल कॉस्ट थी इंस्टीट्यूट की 70,000 रुपए, अभी 2 मिनट पहले करा, 50 प्लस 20, टोटल कॉस्ट 70। बच्चे आते हैं 100, तो एक बच्चे पे, पर बच्चे पे मेरी टोटल कॉस्ट क्या लग रही है? पर बच्चा जो मेरे इंस्टीट्यूट में आता है तो मेरे उस पे जो पैसे लग रहे हैं वो 700 रुपए लग रहे हैं पर बच्चे पे। तो एवरेज कॉस्ट इज दी वर्ड जो मेंशन होना चाहिए, पहले भी बताया, पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ओ सॉरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फॉर्मूला आपके बोर्ड पर है भैया। मेरे 50,000 रुपए लग रहे थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बिल्डिंग वगैरह का, जो भी 2 मिनट पहले था। बच्चे 100 आते हैं तो 50 और 500 रुपए। एक बच्चे पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है, जो बच्चा मेरी बिल्डिंग यूज कर रहा है, मेरी मशीन यूज कर रहा है, तो एक बच्चे पे मेरे कितने रुपए की लागत लग रही है? लागत मतलब कॉस्ट लग रही है 500 रुपए। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज दी पर यूनिट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द
प्रोडक्शन को करने में। वेरिएबल कॉस्ट इंस्टीट्यूट की 20,000 रुपए, बच्चा आ रहा है भाई हमारे पास बिल्कुल 100 और 200 रुपए लग रहे हैं हमारे वेरिएबल कॉस्ट। जैसे लाइट का बिल एक बच्चे पे लग रहा है मेरा 200 रुपए का, रॉ मटेरियल, अपनी एफर्ट्स, लेबर, ये सब 200 रुपए का लग रहा है पर बच्चा। इज दी पर यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। चीजों को ट्रिकली सीखेंगे ताकि आपको आसानी रहे। एक 5वां फॉर्मूला मैं कुछ इस प्रकार जनरेट करूंगा, मैंने क्या बोली है लाइन, जनरेट करूंगा, रट्टा नहीं मारूंगा। हमें ये तो पता है कि भाई ये तो मैं सीख कर आया हूं, टोटल कॉस्ट तो ऐसे निकलती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को क्यू से डिवाइड कर दूं, बोर्ड देखो ध्यान से, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं सर जी, एसी लिख सकते हैं। टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एएफसी प्लस ये डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एसी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये जनरेट हो गया, ठीक है जी, क्लियर है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, जो पहले से इस पूरे बैच में चल रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट सबके अंदर एक ही चीज आती है, टोटल एवरेज, टोटल एवरेज और मार्जिनल, टोटल एवरेज और मार्जिनल, टोटल एवरेज और मार्जिनल। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको करवा दिए। मार्जिनल में डीलिंग अभी नहीं हुई है, ठीक है जी। तो हम फिलहाल मार्जिनल में डीलिंग करने चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मार्जिनल शब्द का मतलब एडिशनल होता है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया है। मार्जिनल शब्द का मतलब एडिशनल होता है, एडिशनल खर्चा, एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, अवेयर रहिएगा। मार्जिनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा खर्चा। देखो भाई ध्यान से सुनना, बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, लंबे टाइम तक याद रहे। जैसे कि फॉर इमेजिनेशन, मैंने कल भी क्लास रखी हुई है अपने इंस्टीट्यूट में। रीजन ये है कि भाई अब पेपर आने वाले हैं, ठीक है, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है क्योंकि अच्छे रिजल्ट के लिए जरूरी होता है। कल जो मेरी क्लास चलेगी वहां पर एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, 2 घंटे की क्लास रखी हुई है 11th की, तो उसके लिए लाइट्स, मेरे एफर्ट्स, ये सब लगेगा, एक्स्ट्रा खर्चा है एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए। ये जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को चलाने के लिए, इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल शब्द का मतलब ही है एडिशनल, ठीक है। तो पहले हम एक लाइन लिखते हैं, हर धंधे में होता है यार, कहीं पर भी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल खर्चा, ड्यू टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है जी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, एमसी इज इक्वल टू टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1। वहां पर आर होता था बिकॉज इट्स रेवेन्यू, तो आज कॉस्ट है तो हम सी लिख देंगे, और आपको एप्लीकेशन पढ़ाई गई है, टीसी पे बैठ जाओ और ऊपर वाले से माइनस कर लो, ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज, अप्लाई करना थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, जैसा रेवेन्यू था बस आर था, यहाँ पे कॉस्ट का है तो सी हो जाएगा। इसका एक बी फॉर्मूला होगा, आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, ये नोट्स में भी मेरे सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट मार्केबल है। एमसी इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस 1। पता नहीं भाई, थोड़ा सा मैं होपलेस इसलिए हो गया, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और मेरे को मैसेज आया कि हमारे अकाउंट से 15,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, तो बड़ी अब टेंशन सी हो रही है। आप जल्दी से निपटते हैं, ठीक है। और सबको पता होगा कि पैसों से कितना प्यार है मुझे। मैसेज आया 15,000 रुपए ट्रांसफर फ्रॉम योर अकाउंट, किसने कर दिए, भगवान मालिक। चलिए देखिए, एमसी इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1। अब ये मार्जिनल का जो रिलेशन होता है वेरिएबल कॉस्ट के साथ कैसे होता है ये समझते हैं। मैंने अभी क्या बोला, मैंने कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखी है, लाइट्स के बिल आएंगे एक्स्ट्रा, लेबर का खर्चा आएगा एक्स्ट्रा, ये जितने भी एलिमेंट्स थे, लाइट्स का बिल, लेबर का, ये सब वेरिएबल है। क्योंकि दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर दे दो, थोड़ा सा यार, कुछ भी एडिशनल प्रोड्यूस कर लो, फिक्स्ड कॉस्ट तो रिमेनिंग क्या रहेगी, मेरी बिल्डिंग वगैरह तो कांस्टेंट है, कल जो एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है वो वेरिएबल वाला होने वाला है। तो इसीलिए मार्जिनल का रिलेशन जो होता है वो वेरिएबल के साथ होता है। सेम एप्लीकेशन रहेगा, टीवीसी पे बैठो, ऊपर वाले आइटम से माइनस कर लो, और ओ आर करके इसको भी बोल सकते हैं डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है जी, डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू।
इससे रिलेटेबल जो क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल वो ये हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले बोर्ड पर है, ध्यान दीजिएगा। व्हेन आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 25 यूनिट्स टू 30 यूनिट्स, एज अ रिजल्ट, ध्यान से सुनिएगा, एज अ रिजल्ट टोटल कॉस्ट increased by 2000, find MC। कुछ मत करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू लगाइए और कहानी को खत्म करिए। डेल्टा मतलब चेंज, टीसी में कितने का चेंज बोल रहा है वो बंदा, बहुत शराफत के साथ बोल रहा है 2000। आउटपुट 25 से 30, कितने का चेंज है 5, 25 से 30 5 का चेंज है। सीधे सीधे रिप्लाई बन गया जी, बात हो गई खत्म। ठीक, एक और देख लीजिए इस टाइप का, वेरिएबल के साथ भी रिलेट करके बता देता हूं क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता एग्जामिनेशन में। व्हेन आउटपुट इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 30 यूनिट्स, as a result total variable cost increase from 1000 to 1500, find MC। चलिए जी, कोई टेंशन नहीं है अपने को, सीधा सीधा लगाइए, MC इज इक्वल टू डेल्टा टीवीसी अपॉन डेल्टा क्यू। टीवीसी में कितना चेंज आ रहा है बेटा जी, 1000 से 1500, कितने का चेंज है बेटा 500, अपॉन बेटा यूनिट्स में 10 का चेंज है, 20 से 30 डिवाइड हो गया, सीधे 50 बन गया मेरा रिप्लाई। ठीक है, बहुत बेसिक है, मैंने आपको कॉस्ट के सारे फॉर्मूले में डील्स करवाई हैं। चलिए आप एक बार आइए और मेरे को बताने की कोशिश करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने फॉर्मूले करे हैं, ताकि हम सीख के आगे बढ़े। बताइएगा। टीसी इज इक्वल टू TFC plus TVC। टीएफसी प्लस टीवीसी। इस इक्वेशन के अंदर टीएफसी हमेशा रिमेनिंग क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने एवरेज के फॉर्मूले पढ़े, एसी इज इक्वल टू TC अपॉन में क्यू। TC अपॉन क्यू। एएफसी इज इक्वल टू TFC अपॉन में क्यू। TFC अपॉन और एबीसी इक्वल टू TVC TVC अपॉन अपॉन क्यू। इमेजिनेशन करना है। ठीक है, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। अब इनको क्यू क्यू से डिवाइड कर दे तो क्या इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, AC बराबर AC is equal to AVC। बिल्कुल सही है। ओके, चलिए उसके बाद एवरेज की जब हम डेफिनेशन बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक वर्ड जो फोकस होता है बार बार, वो क्या वर्ड होता है, पर यूनिट। यस, पर यूनिट रेवेन्यू। राइट राइट, रेवेन्यू के केस में रेवेन्यू और कॉस्ट के कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट। ठीक है, अब हमने बात करी थी, बोर्ड पे है वैसे तो, क्योंकि एमसी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने मार्क कर रखा है और बोर्ड पे ही रहा है फिलहाल। एमसी मार्जिनल शब्द का मतलब वन एडिशनल एडिशनल यूनिट। ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट। इसके फॉर्मूले आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। यस सर। यस सर। तो एमसी इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है आपको, मतलब टीसी पे बैठना और ऊपर वाला आइटम से उसको क्या करना, माइनस। ये सब माइनस। सीखा जाएगा नेक्स्ट में जब इसके डायग्राम्स आएंगे। और एमसी इज इक्वल टू, टीवीसी एन माइनस TC अपॉन डेल्टा क्यू। हाँ, और डेल्टा वाला फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, जिसके बेसिस पे नीचे बॉक्स में हमने दो क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है जी, डेल्टा निकालने का। चलिए अब बताइए, किसी भी प्रकार का डाउट हुआ आपको आज के सेशन में? नो सर। पक्का? तो हम जब नेक्स्ट में मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आप 2-3 चीजों को अच्छे से पढ़कर आए, क्योंकि सारी चीजें मर्ज होंगी, इसलिए मैंने कॉस्ट को एंड में करवाया, क्योंकि मर्ज होंगी सारी चीजें। प्रोडक्शन अच्छे से पढ़ें और रेवेन्यू और मार्केट अच्छे से पढ़ें। प्रोडक्शन के अंदर स्पेसिफिकली आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एल्फ्रेड मार्शल, 3 स्टेजेस अच्छे से पढ़कर आए, उसको लिंक करा जाएगा कॉस्ट के ग्राफों के साथ। तो आप अगर वहां ब्लाइंड होंगे तो आपको कर्व ये समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे। ये काम जरूर कर आए, तो हम नेक्स्ट में इसके ग्राफ पढ़ेंगे।
बाय सर. बाय बाय Thank you, बाय sir. बाय बेटा, गुड बाय, गुड बाय, थैंक यू सर. Bye, sir. वेलकम.